So good afternoon everyone. As in the last lecture we have discussed a number of some numericals on the damped vibrations, and now again we are going to discuss some important numericals, how the questions are generally asked related to the damped vibration. तो damped vibrations related जो भी questions है हम लोग वैसे तो कुछ कर चुके हैं, एक दो कर चुके हैं, बाकी हम और भी कुछ important numericals हैं वो इस वाले lecture से करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. So the question is given to you. Determine the time in which the mass in a damped vibrating system would settle down to 1/1/150th of its initial deflection for the following data. The mass is 200 kg, zeta is 0.22 and S is 40 Newton per mm. Also find the number of oscillations completed to reach this value of deflection. तो पहले तो हमें ये निकालना है कि टाइम निकालना है. टाइम का मतलब हो गया हमें डैम्प्ड वाइब्रेशंस का टाइम हो गया TD. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू TD, दैट इज टाइम फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशंस. सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड का मतलब है कि कितने ऑसिलेशंस आपके सिस्टम ने किए हैं वो निकालना है, दैट इज कैपिटल N हमें निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल N. आप लोगों को पता होगा ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि एक वाइब्रेशन हो रहा है, दो हो रहा है. एक मिनट रुको, आई थिंक सम ऑफ यू हैव जॉइन. क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारे पास एक डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम में आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, आप लोगों ने देखा होगा डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम में होता क्या है. एक तरीके से जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशंस का वो पहले बड़ा फिर टाइम के साथ कम होता जाता है. ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे कुछ होता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को. ठीक है. तो जब ये एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशंस का वो कम होता जाता है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब ये एम्पलीट्यूड जो है 1/50 हो जाए इनिशियल का, उस टाइम पे बताओ कि TD कितना होना चाहिए. पहले तो आपको TD निकालना है, और दूसरा जब आपका फाइनल जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/50th हो जाएगा, उस टाइम पर कितने ऑसिलेशंस आपके वाइब्रेशंस ने कंप्लीट कर लिए होंगे. ठीक है. तो हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालने हैं, कितने ऑसिलेशंस हो गए होंगे जब आपका वाइब्रेशन जो है 1/50th हो जाएगा, और दूसरा वो टाइम पीरियड कितना होगा वो भी निकालना है. ये दो चीजें हम लोगों को निकालनी है. ठीक है. चलिए तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं गिवन टू अस. सो ऑब्वियसली द थिंग्स विच आर गिवन टू अस आर given that. What is given? The time in which the mass is m is given to us. मास दिया है 200 kg. ठीक है, 200 kg हो गया. जीटा दिया है 0.22, और क्या दिया है, एस दिया है 40 न्यूटन पर mm. स्प्रिंग स्टिफनेस 40 न्यूटन पर mm. ओके. 1/50th ऑफ इनिशियल ऑसिलेशन. 1/50th का मतलब हो गया इनिशियल डिफ्लेक्शन मान लिया x0, और हमने मान लिया कि जो लास्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है वो xn हो रहा है. ठीक है. x0 अपॉन xn, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है 1/50. ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया. हाँ जी, ये समझ में आ गया ना. ये कैसे आ गया, x0 अपॉन xn इज 1/50. मैंने कैसे लिख दिया, इनिशियल ऑसिलेशन का कितना हो जाएगा 1/50. ठीक है. नहीं, 1/50 मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो गया आपका इनिशियल ऑसिलेशन. अगर 1 है तो 1 का 1/50 हो गया, तो ये आएगा आपका 50. ठीक है. x0 अपॉन xn, इसका जो रेशियो है वो 50 आ गया. ठीक है. बताओ क्या ये समझ में आया नहीं. हेलो. यस सर.
ठीक है, यही बोला गया है ना कि आपको वो टाइम पीरियड निकालना है। पहले तो टाइम पीरियड निकालना है कि जब आपका जो ऑसिलेशंस कर रहे हैं वो ऑसिलेशन जो होगा वो पहले वाले ऑसिलेशंस का 1/50th हो जाए, उसका जो एम्पलीट्यूड है। मतलब ये हो गया, अगर मैंने मान लिया कि ये आपका स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड है x0 और मान लिया यहाँ पर nवा एम्पलीट्यूड ये वाला है जिसका x0 xn है, तो ये पूछा गया है अगर ये एम्पलीट्यूड x0 है, ये वाला एम्पलीट्यूड डैम्प्ड वाइब्रेशन का xn है, इन दोनों का जब रेशियो इनिशियल का 1/50th हो जाए, मतलब हो गया इनिशियल रेशियो अगर 1 है, लास्ट वाला 1/50th हो गया, तो ये इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 1/50 हो गया। तो ये पूछा गया है कि इस टाइम तक ये कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा, मतलब ये पूछा गया है, n पूछा गया है, और दूसरा टाइम पीरियड क्या होगा डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। ठीक है, तो आपको ये पता है x0/xn = 50 हो गया, पहली बात तो ये हो गई। और आप लोगों को एक चीज और बताई थी मैंने कि अगर x0 और xn की बात करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द डैम्प्ड वाइब्रेशंस आर n, वही n हमें निकालना है। तो आपको पता है xi ओमेगा n td, ये कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये एक रिलेशन था या नहीं था? x यस सर, यही था या कुछ और था? e⁻ था ना, x0/xn e⁻ था। यस सर, e की पावर, हाँ, यस सर, e की पावर। वैसे अगर देखेंगे तो 1/e⁻ xi ओमेगा n td होता था, है ना। और अगर मैंने इसको ऊपर ले लिया तो प्लस पावर आ गई थी, ये याद है रिलेशन ये वाला। अब इन दोनों की वैल्यू क्या दे दी है, इसकी वैल्यू आपको दे दी है 50, इसकी वैल्यू आपको 50 दे दी है। तो यहां पर क्या कराएंगे, नेचुरल लॉग लगा देंगे इस तरफ। जैसे ही आप यहां पर नेचुरल लॉग लगाओगे तो ये हो जाएगा ln of 50 इट इज इक्वल्स टू xi ओमेगा n कैपिटल N TD। ठीक है, ये समझ में आ गया? हो गया, ln 50 इज इक्वल्स टू xi ओमेगा n TD हो गया। बताइए, ठीक है। अब देखो ln 50 की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? कितनी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो लिख देना। xi दिया है 3.91 3.91 आ गई, ठीक है 3.91 इट इज इक्वल टू xi कितना दिया है 0.22 दिया है इनटू ओमेगा n पता है कि नहीं? इज इट क्लियर? ओमेगा n हम लोगों को पता है या नहीं पता है, बताओ। हाँ, ओमेगा n बताओ, ओमेगा n पता है कि नहीं पता है? क्या होता है? √s/m होता है कि नहीं होता है? s पता है, m पता है, बताओ ओमेगा n कितना आ रहा है? टेल मी द वैल्यू ऑफ ओमेगा n, जल्दी से बताओ भाई। सर 0.44 0.44 आ रहा है ना, किस में आएगा यूनिट? हाँ भाई साहब, ये पर न्यूटन, ये न्यूटन पर mm है, इसको मीटर में चेंज करना है। बताओ कितना आ रहा है ओमेगा? 14.14 अराउंड आएगा, देखो रेडियन पर सेकेंड। ये आ रहा है, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे इनटू NTD। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, NTD की वैल्यू मिल जाएगी। NTD इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 1.26 सेकेंड, 1.26 आ गया। हमें क्या चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर्ड, TD हमें पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? सबसे पहले वी वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TD। तो TD, अब देखो इस एक तो रिलेशन हमें ये मिल गया, एक है वी नो ऑलवेज नो दैट जस्ट TD इज इक्वल्स टू 2π/ω d। ये ठीक है, ठीक है।
यस सर। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है। तो अगर टी डी निकालना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो हो रहे हैं उनका टाइम पीरियड निकालना है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा डी हो गया। और ओमेगा डी और ओमेगा एन में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, ये होता है। इज इट क्लियर? ओमेगा एन की वैल्यू रखो यहां पर 14.14, जाई की वैल्यू रखो और ओमेगा डी निकाल लो यहां से। तो जो ओमेगा डी की वैल्यू आएगी, उस ओमेगा डी की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहां से आप टी डी निकाल लोगे। टी डी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, व्हाट इज ओमेगा डी? यस, जल्दी बताओ भाई। $13.79 13.79 इट इज 13.79। अब बता दो टी डी कितना आ रहा है? व्हाट इज टी डी? 2 पाई अपॉन ये कर दो आंसर, 2 पाई अपॉन आंसर, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 0.45। 0.45। ओके, सो 0.45 क्या किलोमीटर? 455 आ रहा होगा सर, 455। हाँ, ये क्या आ रहा है? सो टी डी कितना आ गया आपके पास? 0.455 क्या आवर्स, मिनट या घंटे? सेकंड। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। समझ में आ गया? और ये क्या है? टोटल टाइम, जितने भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जबकि उसका इनिशियल मैग्नीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड की इनिशियल मैग्नीट्यूड है, ये एनटीडी क्या है? ये टीडी क्या है? देखो मैं बता रहा हूं। जैसे आपने देखा कि भाई यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती थी? ये टीडी तो होता है, होता है कि नहीं? यस सर। यही तो मैंने बताया था, टीडी के आसपास होता है, ये सब टीडी होता है। तो जो टोटल टाइम है वो एन टीडी निकल गया। मतलब जो वो टाइम पीरियड जिसमें कि आपके ऑसिलेशंस 1 से लेकर के और 1/50 हो जा रहा है इनिशियल, उस टाइम तक का टोटल टाइम बताया है। तो कितने ऑसिलेशंस हो रहे होंगे? सो द टोटल ऑसिलेशंस विल बी व्हाट? यहां से वैल्यू पुट कर दोगे यहां पर। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो जाएंगे? n इज इक्वल टू 1/26 अपॉन 0.455। यहां से आप बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n कितना आ रहा है? 1.26 अपॉन 0.455। बताओ आंसर कितना आ रहा है? इट इज अबाउट 2.76 आई थिंक। इतने ऑसिलेशंस हो रहे होंगे। ठीक है, 2.76 ऑसिलेशंस के टाइम पे क्या होगा? आपका इनिशियल जो एम्पलीट्यूड होगा और फाइनल जो एम्पलीट्यूड होगा, उन दोनों का रेशियो 2.76। हाँ, 2.76 है ना? यस सर। तो इतने ऑसिलेशंस हो गए हैं, इतने ऑसिलेशंस वहां पर हो चुके हैं जब आपका जो वाइब्रेशंस है उनका इनिशियल एम्पलीट्यूड 1 से, मतलब इनिशियल का 1/50 हो गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ग्राफ के जरिए आपको बताना चाहूंगा डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, तो वो कुछ ऐसा है, लाइक दिस। अगर यहां पर मैं एम्पलीट्यूड मानता हूं, इधर ले लेता हूं टाइम। ठीक है, तो सपोज मान लिया कि ये मेरा कोई वाइब्रेशंस हो रहे हैं और इनका टाइम पीरियड जो है वो, मतलब जो इनका एम्पलीट्यूड है, टाइम के साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लिया कि यहां पर ये जो है वो x0 है और यहां जो एम्पलीट्यूड है वो xn है। ठीक है, तो अगर यहां एम्पलीट्यूड इसका, या यहां मान लिया कि इनके जो ऑसिलेशंस हैं वो 50 हैं, तो यहां जाकर के ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे? मतलब नॉट ऑसिलेशन, यहां पर अगर इसका एम्पलीट्यूड 50 है, 50 mm है, तो यहां पर इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इनिशियल का 150, मतलब 50 का 150 दैट इज 1। यहां पर इसका एम्पलीट्यूड 1 हो गया। और यहां से यहां तक जो टोटल ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? 2.76
7.6 तो 2.76 ऑसिलेशंस यहाँ से यहाँ तक हो रहे हैं। मतलब मान लिया कि ये एक ऑसिलेशन हो गया, ये दूसरा ऑसिलेशन हो गया, और ये 2.76 आसपास यहाँ पहुंच रहा है फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं। और इनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो आपने निकाल दिया है, वो TD हो गया, वो TD विल बी योर टाइम पीरियड। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। Yes, sir. चलिए, now I am going to discuss the next numerical. In a single degree damped vibration system, a suspended mass of 8 kg makes 30 oscillations in 18 seconds. मतलब ये हो गया कि आपका जो मास है, डैम्प्ड मास है, एक डैम्प्ड सिस्टम भी है जिसमें क्या है कि जो मास है आपका वो 8 kg सस्पेंड किया गया, मतलब m दे दिया आपको 8 किलोग्राम। ठीक है, जो जो चीजें दी जाए वो लिखते चलते हैं। मेक्स 30 ऑसिलेशंस इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन बना रहा है? टाइम कितना दिया है? मान लिया 18 सेकेंड दे दिया है, और 18 सेकेंड्स में उसके ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं? एन कितने हो रहे हैं? 30 ऑसिलेशन। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, Fn, है ना? क्यों, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि नहीं? नॉट, ये वाला नहीं होता है, Fn ओमेगा एन होता है ना। ठीक है, तो टाइम दे दिया आपको कितना दिया है? व्हाट इज द टाइम? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में 30 ऑसिलेशंस हो रहे हैं यहां पे। ठीक है, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.25 ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 5 ऑसिलेशंस। अच्छा, ठीक है, तो ये मान लिया ये आपके टोटल ऑसिलेशन जो हो रहे हैं N18, इसको NT मान लेता हूं। ठीक है, NT मान लेता हूं मैं। T मतलब इस T टाइम 18 सेकेंड में जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं 30 हो रहे हैं। और ये जो एम्पलीट्यूड बोला जा रहा है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 0.25 ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाता है आफ्टर 5 ऑसिलेशंस। मतलब कैपिटल N जो है वो आपका 5 ऑसिलेशंस हो गए, और जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है मतलब x0 और x5 का रेशियो दिया गया है आपको, वो कितना दे दिया गया है? अगर x इनिशियल अगर x0 है तो इसका 0.25 टाइम x5 की वैल्यू हो गई। मतलब ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू हो गई 4। x0 अपॉन x5 की वैल्यू आ गई कितनी? 4, है ना। 0.25 1 अपॉन 0.25 4 हो गया। 5 ऑसिलेशन। हमें स्टिफनेस निकालनी है स्प्रिंग की, दैट इज S निकालना है। S कितना होगा? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा निकालना है, डैम्पिंग फैक्टर जाई निकालना है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट C निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। देखो, हमें दिया गया है m पता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें वी नो दैट वेरी वेल इफ S इज नोन टू अस, तो ऑब्वियसली वी शुड नो S पता है, S हमें पता करना है, S निकालना है। तो हमारे पास m होना चाहिए, ओमेगा n होना चाहिए। अगर ओमेगा n पता चल जाएगा तो हम m निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई ओमेगा n क्या होता है? ओमेगा n इज इक्वल टू √S अपॉन m होता है। तो m तो क्लियरली हमारे पास विजिबल है, दैट m इज 8 किलोग्राम, बट वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा n। बट हमें क्या चीज दिया है? हमें दिया गया है कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं 18 सेकेंड में 30 ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी? व्हाट इज ओमेगा n? ओमेगा n क्या होता है? ओमेगा n इज 2 पाई NT अपॉन 60, नॉट NT अपॉन 2 पाई f होता है ना। ओमेगा इज टू 2 पाई, यस सर, 2 पाई Fn। अब Fn क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यही तो Fn होता है। तो ये क्या हो गया आपका 2 पाई इंटू Fn कितना हो जाएगा? कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? 30 ऑसिलेशंस हो रहे हैं। कितने सेकंड में हो रहे हैं साहब? 18 सेकंड में। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इज इट क्लियर? फ्रीक्वेंसी का मतलब हो रहा है कि आपके कितने वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम हो रहे हैं, यही तो फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों भाई? अरे बताओ। यस सर। Fn का मतलब होगा कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यही तो होता है 30 अपॉन 18। यहां से आप मुझे बताओ व्हाट इज ओमेगा n? ओमेगा n कितना आ गया? और चाहे तो इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है ना। ये हर्ट्ज तो होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा n? सर 10.46 10.46। ठीक है, 10.46 यूनिट बताओ, रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा n मिल गया, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा n हो गया। इस ओमेगा n की वैल्यू को उठा करके यहां रख दोगे
एम की वैल्यू कितनी है 8। इसको यहां रखोगे क्या आप यहां से एस निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ एस कितना आ रहा है, कैलकुलेट एस। डू इट फास्ट। ओमेगा एन की वैल्यू है 10.46 और एम की वैल्यू 8 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 8, 10 दाई 100, ये हो जाए आपका 1000, 100, 100 गुणा 8, 800, 800 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। 876.40। 876.40 क्या? 40, yes sir। यूनिट बताओ। बिना यूनिट के खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल। डिफ्लेक्शन, इसकी एस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ चुका है आपका। इसमें किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ये? चलिए दूसरा देखते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, डेल्टा। अगर हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है? ln ऑफ x0 अपॉन x1, यही तो था, ये तो आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है, या 2 पाई i अपॉन 1 माइनस i, यस सर, यही सब होता है। चलिए अब देखो एक चीजें क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपको दिया है कि x0 अपॉन x, कितने ऑसिलेशंस का रेशियो दिया है? 5 का। x0 अपॉन x5 दिया है। अगर मैं x0 अपॉन x5 की बात करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x0 अपॉन x1 इंटू x1 अपॉन x2 इंटू x1 अपॉन x2 इंटू x2 अपॉन x3 इंटू x3 अपॉन x4 और x4 अपॉन x5। ठीक है, यस सर, ठीक है। ये ठीक है। आपस में बाकी चीजें कट जाएंगी, ये 1 से 1, ये 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा, x0 अपॉन x1 बचेगा। अब टेल में क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं x0 अपॉन x5 इट इज इक्वल टू x0 अपॉन x1 रेज टू द पावर 5। टेल मी, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि नहीं? बताइए। आपको पता था कि जो एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है, वो कांस्टेंट रहता है। डैम्प्ड वाइब्रेशंस में मैंने बताया था आपको, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशंस जब होते थे तो सक्सेसिव ऑसिलेशंस का रेशियो कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? याद आया कुछ? ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे थे ऐसे करके, तो मैंने बताया था कि यहां से यहां तक का एम्पलीट्यूड का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, फिर इसका और अगले वाले का कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाला रेशियो इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर, ये सारे रेशियोज आपस में बराबर रहते हैं ना, उसी को तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं। उसका जब नेचुरल लॉग ले लेते हैं तब, तो इसको ये सारे बराबर है, तो मैंने x0 अपॉन x1 लिख लिया। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ जी, नो सर। ठीक है। अब x0 अपॉन x5, इसकी वैल्यू पता है कि नहीं पता है? देखो x0 अपॉन x5 ये कितना है? 4 है। इसकी वैल्यू 4 के बराबर है कि नहीं? यस सर। बस कुछ नहीं करना, ये आपके पास हो गई वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4 हो गई। यहां से क्या करोगे? इसकी पावर 1/5 करोगे तो x0 अपॉन x1 की वैल्यू मिल जाएगी। आपको बताओ कितनी आ रही है? 1.319। क्वेश्चन में क्या पूछा है? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है नेचुरल लॉग ऑफ x0 अपॉन x1। यही तो होता है। इस पर ln अप्लाई कर देंगे, ln ऑफ 1.319। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाता है? डेल्टा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? सर 0.276। 0.276। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया आपके पास। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बस इसमें देखो मैंने आपको इसका क्लियरली बता दिया, कंसेप्ट बता दिया कि रेशियो कांस्टेंट रखना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कभी कभी ऐसा होगा कि x1 अपॉन x2 का रेशियो नहीं दिया होगा आपको, x0 अपॉन x5 दिया होगा, तो वहां से भी आप उसको, इन चीजों को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। बस आपको कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस गेट में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए ये चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा मिल गया। अब अगला क्वेश्चन, ये दूसरा आंसर हो गया आपके पास। तीसरा क्या है?
डैम्पिंग फैक्टर, क्या डैम्पिंग फैक्टर नहीं निकाल पाओगे? निकाल सकते हैं भाई। आपको जब डेल्टा पता चल गया है, डेल्टा पता चल गया, डेल्टा क्या होता है? 2 पाई जाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। डेल्टा पता है, यहां जाई तो केवल कांस्टेंट है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो जाई कितना आ रहा है? मैं इसको आपको वैल्यू बता देता हूं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.0442। इट विल बी नियरली 0.0442। जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे ना, डेल्टा की वैल्यू इसमें, तो क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहां पर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, सर दिक्कत है, इसमें नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, क्या रह गया बाकी? डैम्पिंग कोएफिशिएंट। क्या ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकालना टफ काम है? डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? सी का होगा 2 जाई एम ओमेगा एन। ओमेगा एन पता है, एम पता है, जाई पता है, नहीं निकाल पाएंगे क्या? हाँ जी, निकल जाएगा आंसर। यस सर, निकल जाए। तो सी की वैल्यू आएगी आपकी, अगर मैं डायरेक्टली बता दूं, 7.4 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपको पता है सी क्या होता है? सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, नॉट सो एफ जो क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। यहां पर कांस्टेंट आ जाता है तो न्यूटन पर मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज चीजें आपको समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है तो बताओ, कहीं पर अगर कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो बताओ। ठीक है, यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला सर क्वेश्चन 1 बज गया। 1 बज गया, हाँ रुक जाओ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मशीन माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग एंड फिटेड विद अ डैशपॉट हैज अ मास ऑफ 60 किलोग्राम। मतलब ये है कि चलिए भी देख लेते हैं, मास ऑफ 60 किलोग्राम। देयर आर 3 स्प्रिंग्स, ईच ऑफ स्टिफनेस 12 न्यूटन पर mm. The amplitude of vibrations reduces from 45 to 8 mm in 2 complete oscillations. 2 oscillations में उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशंस का वो 45 से कितना हो जाता है? 8 mm हो जाता है। Assuming that the damping force varies as the velocities, मतलब उसका वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Determine the damping coefficient। अब देखो है क्या, मान लिया कि ये आपके पास एक मशीन रखी हुई है। ठीक है, अरे यार ये मशीन टेढ़ी कैसे हो गई? ये एक मशीन है सपोज, और ये जो मशीन है यहां एक डैशपॉट रखा है, एक डैशपॉट लगा हुआ है इधर, और क्या है भाई, मशीन हम वाइब्रेटिंग सिस्टम पे ही तो रखते हैं जिससे कि आवाज ना हो, धमक ना हो। ठीक है, 3 स्प्रिंग लगातार लगाई गई हैं। अब आप मुझे ये बताओ, मशीन जब रखी जाती है तो जो स्प्रिंग होती है वो पैरेलली अरेंज की जाएंगी या सीरीज में अरेंज की जाएंगी? टेल मी। अगर कोई मशीन एक वाइब्रेटरी सिस्टम पे रखी जाएगी तो जो स्प्रिंग्स हैं वो सीरीज में अरेंज करते हैं या पैरेलल में? पैरेलल। इस तरीके से पहली स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग और ये तीसरी स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग अटैच कर दी है, 12-12। इन सबकी जो स्प्रिंग स्टिफनेस है 12-12। तो इफेक्टिव स्टिफनेस कितनी हो जाएगी? सो इन दिस केस द इफेक्टिव, पहले अब देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें दी हुई है। 60 किलोग्राम की मशीन है, 60 किलोग्राम दिया है इसका मास। ठीक है, सो द डेटा गिवन टू अस एम, हमें एम दे दिया है 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 kg दे दिया। आगे पढ़ते हैं, द 3 स्प्रिंग्स हैं तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी हो जाएगी भाई? इक्विवेलेंट SE कितनी हो जाएगी? 36। ठीक है, 3 × 12 36। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये न्यूटन पर mm है, याद रखना, ये न्यूटन पर mm है। अगर इसको न्यूटन पर मीटर की बात करेंगे तो कितना करना पड़ेगा? 36 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए। The amplitude of vibration reduces from 45 to 8 mm in 2 complete oscillations। मतलब हो गया, अगर पहला ऑसिलेशन 0 और ये oscillations 2 है तो
इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, 45 से कितना बन जाता है भाई एम्पलीट्यूड, 8 पहुंच जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसको चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x0 अपॉन x1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ, टेल मी, क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको? भाई जितने ऑसिलेशंस होंगे, अगर मैं अभी जिस तरीके से मैंने किया है वही लिखा है। अगर 5 होते तो 5 यहां की पावर 5 कर देते, जितना नीचे है बस उतनी पावर ऊपर लगा देते हैं, अगर सीरीज में हमें चलना होता है तो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को कोई नहीं होनी चाहिए। एज्यूमिंग दैट द डैम्पिंग फोर्स वेरीज दिस वन, डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालना है, मतलब सी हमें निकालना है। ठीक है, सी निकालना है। चलिए, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस, मतलब ओमेगा डी और ओमेगा एन का रेशियो निकालना है। ओमेगा डी और ओमेगा एन का रेशियो निकालना है, ये सी निकालना है। और पीरियोडिक टाइम ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस, पीरियोडिक टाइम निकालना है कि टाइम पीरियड टी डी निकालना है। अगर ओमेगा डी निकल जाएगा तो सब कुछ काम आसान हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हमारा जो मोटो होना चाहिए, वो मोटो ये होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से जीटा मिल जाए या जाई मिल जाए। ठीक है, और जैसे ही आपको पता है कि जहां एम्पलीट्यूड का रेशियो मिला वहीं जाई मिल गया, क्या दिक्कत है इसमें? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? जहां हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो मिला वहीं जाई मिल जाता है, तो क्या करेंगे, x1 अपॉन xn हो गया, और ये 45/8 कितना आ गया? बताओ जल्दी से, वैल्यू बताओ, 45/8 कितना आ रहा है? और उसका रूट निकाल 5.625, और उसका रूट निकाल दो तो x0 अपॉन x1 आ जाएगा। x0 अपॉन x1, उसका रूट निकालो, कितना आ रहा है? 2.37 अराउंड 2.37, ये आ गया। अब इस पे क्या अप्लाई कर देंगे? ये आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो हो गया, तो डेल्टा क्या होता है? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ln ऑफ x0 अपॉन x1। तो कितना आ रहा है बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ln ऑफ x0 अपॉन x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज ln ऑफ 2.37 कितना आ रहा है? 0.863, 0.863। ये आपका क्या हो गया? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हो गया। और आप जानते हो भाई डेल्टा क्या होता है? 2 पाई जीटा और जाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, डेल्टा की वैल्यू पता है? पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। और जाई की वैल्यू, क्योंकि यहां से फिर अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? जीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 1.36, सॉरी 0.136। जीटा इज इक्वल टू 0.136। ये वैल्यू आपकी जीटा की आ गई। ठीक है, ओके, यहां तो कोई दिक्कत? बताओ। नो सर। अब पूछा है क्वेश्चन में सी की वैल्यू, तो सी क्या होता है? टेल मी व्हाट इज सी? 2 जाई एम ओमेगा एन होता है ना? ये तो ठीक है, जाई पता है, ओमेगा दिया है, एम दिया है, ओमेगा एन पता चल जाएगा। यस सर, अंडर रूट s अपॉन m, अंडर रूट s अपॉन m से समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 पता, ओमेगा एन तो निकाल सकते हो। ओमेगा एन क्या होता है? अंडर रूट s अपॉन m। और यहाँ पर s नहीं होगा, s इक्विवेलेंट होगा। याद रखना, जितने भी हमने ऑसिलेशंस निकाले थे इससे पहले, सब में s इक्विवेलेंट रखते थे, ना कि s। अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग लगी होती थी तो s इक्विवेलेंट निकालते थे कि नहीं? यहां से आप क्या निकाल सकते हो? c निकाल सकते हो। जैसे ही c मिलेगा, फिर पूछा क्या? रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। ये क्या होता है भाई? ओमेगा डी अपॉन ओमेगा एन। डैम्प्ड की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, अनडैम्प्ड की हो गई ओमेगा एन। ओमेगा डी किसके बराबर होता है? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। और ये हो गया ओमेगा एन। ओमेगा एन से ओमेगा एन कट जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जाई आप यहां से निकाल चुके हो। ठीक है, इज इट क्लियर? टीडी, टीडी कैसे निकालेंगे भाई? टीडी क्या होता है? टीडी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज में बता देता हूं कितना कितना आंसर आ रहा है। 1 माइनस जाई स्क्वायर, इसका वैल्यू आ रहा है 0.99। और ये जो आएगा टी डी, ये आपका आ रहा है 0.259 सेकेंड।
0.259 सेकेंड। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, सो टाइम हो गया वैसे लंच का। और बाकी एक क्वेश्चन अगला वाला मैं आपको बहुत जल्दी से समझा देता हूं, फिर डैम्प्ड वाइब्रेशंस के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। एक गन इज सो डिजाइन दैट ऑन फायरिंग, एक गन है हमारे पास, ये मान लिया गन है, ये बंदूक है, और ये इस बंदूक का बैरल है। बैरल समझते हो, नली, ठीक है। फायर फ्रॉम द बैरल रिकॉइल्स अगेंस्ट अ स्प्रिंग, इसके पीछे एक स्प्रिंग लगी हुई है, तो रिकॉइलिंग होती है। रिकॉइलिंग का मतलब है अपनी स्थिति को दोबारा से रिकॉइल करना, मतलब प्राप्त करना। अगेंस्ट अ स्प्रिंग, ए डैशपॉट एट द एंड ऑफ द रिकॉइल, जैसे ही ये रिकॉइल हो जाएगा उसके बाद यहाँ डैशपॉट लगा होगा, वो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। allows the barrel to come to back its initial position within minimum time without any oscillation। बताओ क्या है इसका मतलब? मिनिमम टाइम विदाउट एनी ऑसिलेशंस, क्या मतलब है इसका? जाई कितना है? 1। समझ में आ गया कि नहीं? बिना ऑसिलेशंस के अगर आपका जो बैरल है, बंदूक है, बंदूक की जो नली है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है बिना किसी ऑसिलेशंस का, मतलब क्या हो गया? क्रिटिकली डैम्प्ड है सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब है जाई 1 हो जाएगा। बैक टू द गन बैरल मास, एम दे दिया है आपको, ये एम पता चल गया। रिकॉइल स्प्रिंग एस दे दिया है, यहां से एस पता चल गया। द बैरल रिकॉइल्स 1 मीटर ऑन फायर, रिकॉइल्स 1 मीटर मतलब ये डिफ्लेक्शन दे दिया आपको, या एक्स दे दिया, डिफ्लेक्शन या एक्स दे दिया। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बैरल, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा? देखो यहां से क्या होगा, पहले देखो रिकॉइलिंग, ये जो आपका डैशपॉट होता है ना, डैशपॉट, वो डैशपॉट तब काम करता है जब आपकी स्प्रिंग पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के बाद इन ऑसिलेशंस को फिर हमें धीरे धीरे करके रिमूव करना होता है। जो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया वो डिस्प्लेसमेंट आपका धीरे धीरे करके रिमूव खत्म होगा या ओरिजिनल पोजीशन में आपका सिस्टम जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही आपने देखा कि यहां पर जो बंदूक में गोली होगी, इसकी बुलेट जो होगी, वो बुलेट बाहर जाएगी और उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, 1/2 हाफ mv²। ठीक है ना? आपका जो सिस्टम होगा, या अभी इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो बुलेट, ये आपका बैरल है, इस बैरल की वेलोसिटी मान लिया v है, जिस वेलोसिटी से आपका बैरल जाएगा, m मास है बैरल का हाफ, तो इस बैरल की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, और साथ ही साथ ये स्प्रिंग जो यहां लगी होगी वो रिकॉइल हो जाएगी, मतलब स्प्रिंग आपकी कंप्रेस होगी। ये एक एक्शन फोर्स काम करेगा यहां पर, एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। तो आपकी स्प्रिंग जो होगी वो कितना कंप्रेस हो जा रही है भाई? एक्स कंप्रेस हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी आपकी इस बैरल के पास होगी, द सेम एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द स्प्रिंग। इसका मतलब हो गया स्प्रिंग एनर्जी जो होगी, एनर्जी बाय द स्प्रिंग, ये किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैरल, बैरल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है? और स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होती है आपकी? 1/2 sx², डिफ्लेक्शन ये आपको पता है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कर देंगे, आप इक्विवेलेंट करेंगे, 1 से ये कट जाएगा, और x आपको पता है 1 है, m आपको पता है, s भी पता है। ये याद रखना, ये जो s है ना वो न्यूटन पर mm में दिया है, इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको जो इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगी गन की, दैट विल बी अराउंड 24.5 मीटर पर सेकेंड, 24.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? ये आंसर पहला मिल जाएगा आपको। दूसरा पूछा गया क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द डैशपॉट इंगेज एट द एंड ऑफ द रिकॉइल। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? cc 2 m ओमेगा n, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। 2 पता है, m पता है, ओमेगा n, s पता चल गया ना, s तो है ही आपके पास, s/m। ओमेगा n क्या होता है? √s/m होता है, √s/m होगा। s पता है, m पता है, दोनों वैल्यू पता है आपके पास, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, यहां से आप cc की वैल्यू निकाल सकते हो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट की। ठीक है? और याद रखना उसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। तो याद रख लेना, मीटर पर सेकेंड में रखना है या mm पर सेकेंड में। अगर ये mm में रखोगे तो यहाँ पे mm पर सेकेंड आएगा, मतलब उस हिसाब से आपको आंसर देख लेना कि मीटर में आ रहा है mm में आ रहा है। ठीक है? ओके, तो मैं बता देता हूँ cc की जो वैल्यू आएगी आपकी क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू है 24.5 नहीं 245
दोबारा से बोलो 24500 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाली क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी अगली क्लास में हम बात करेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशंस की। ठीक है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। फोर्स्ड वाइब्रेशन के न्यूमेरिकल्स गेट में आते हैं, उसका कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके और न्यूमेरिकल्स आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझसे यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में आ गई या नहीं आई हैं, जो भी दिक्कत है यू विल कन्वे टू मी। चलिए ठीक है।